गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। और इसमें सबसे पहले आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए एग्ज़ाम में है उसके बारे में देख लेते हैं। यह 80 क्वेश्चन है और इससे आपको इतना तय हो जाएगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वह गलत न होंगे। तो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो कितना है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता डैश के समकालीन नहीं है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो वो ऑप्शन में रहा होगा, तो यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन न थी, यानी कि यह प्राचीन है। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर मिस्र यानी नील नदी की सभ्यता और चीन के हुआंगहो नदी की सभ्यता, ये सब समकालीन था और यह तो बात की है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसका इस तरह से क्षेत्र है। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक, दक्षिण में यह दायमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में मेरठ के पास उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान के सूतकांगे डोर इलाके तक यह विकसित था। यह त्रिकोणीय टाइप का इसको कहा जाता है और यह लगभग 13 लाख किलोमीटर में विस्तृत था। और इसके क्षेत्र भारत में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान प्रांत आदि आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो यह सूत कोटरा से, सूत कोटरा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो यह राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो वह था सेल, खड़ी का इस्तेमाल, यानी स्टेराइट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यानी क्या करते थे वे लोग, तो वे लोग व्यापारी थे, व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो यह ईंट से बने हुए थे, वह भी पक्की ईंटों के। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी यानी सर्वप्रथम थे, तो वह कपास। यही कहा जाता है कपास पूरी दुनिया को किसकी देन है, तो यह भारत की देन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता तो किसके नाम से सेव है यह, तो दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी पोर्ट सिटी कौन था, तो वह लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह लोथल में। हड़प्पाकालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था, तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो यह 1521 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, यानी प्रोटो शिव जो आज के शिव भगवान हैं उनका आदि रूप हड़प्पा काल में मिलता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, तो वह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार तो यह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, तो यह कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया, तो यह मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिला है, तो वह आद्य शिव की बात, यानी प्रोटो शिव की। और यह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, तो लोथल। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता।
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों को किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिल हुआ है इसमें? तो यह बैल, यानी बैल जो यह मुहर हुआ इस पर सबसे अधिक एक वह भी डील वाला बैल का चित्र है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता में का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में लोथल, कालीबंगा, बहुत सारे क्षेत्र भारत में स्थित हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था यह हड़प्पा, लेकिन अभी यह पाकिस्तान में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह चिनाब के किनारे। हड़प्पाकालीन शहर या स्थल रोपर जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था? या है, अभी तो नहीं है, पहले ही था, तो सतलज के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ से? तो यह धौलावीरा से। हड़प्पा में यहाँ देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका लिखा हुआ तो मिलता है लेकिन उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? वह सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, उनका नाम है सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह बैल आकृति वाला मुहर प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। डैश सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित नहीं था तो वह कोट दीजिए है। इसी तरह बहुत सारे स्थल समुद्र पर किनारे नहीं स्थित हैं। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? उसका नाम है विशाल अन्नागार या धन्या कोठार, मतलब वह स्टोर रूम रहा होगा। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? उसको कहा जाता है ग्रिड पद्धति, ग्रिड पैटर्न। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित न थे? तो वह था लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? वह है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते? वह था सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जगह का नाम है दैमाबाद। हड़प्पावासी लाजवर्द जो भवन निर्माण की सामग्री है उसका आयात कहाँ से करते थे? तो वह हिंदू कुश क्षेत्र के बदस्खा से। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? वह है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह है हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक नहीं कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं? तो कहाँ से? वह चन्हू-दरो से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के जैसा महसूस होता है? तो वह है लोथल से मिला। कुत्ता पीछा कर यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान चन्हू-दरो से, और पंचतंत्र की कहानी से मिलता हुआ प्रसंग तो यह लोथल से। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो वह गुजरात में है। डैश फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो वह है चावल। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह है लोहा। और किस पूछता है कि कौन सा पशु संबंधित नहीं है? तो घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है शेर। चन्हू-दरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो उनका था J.H. मैके। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वह है 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति
सही है तो वह है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी, ये तो रिपीट हो गया। सिख का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है तो वह है मोहनजोदड़ो को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम लोग इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगभग 80 क्वेश्चन और उसका आंसर था जो ऑनलाइनर के रूप में, यह उसका पार्ट 2 है। यानी कि अब आज क्या देखेंगे, तो आज हम लोग वैदिक संस्कृति जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय है, उसके बारे में जो फैक्ट है वह ऑनलाइनर के रूप में है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है तो वह है 1500 माने काल का समय, तो वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। यह पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल है जो कितना 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक तो यह है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल, तो वह उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक में केवल ऋग्वेद के बारे में ही जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल में शेष जो वेद हैं तीनों उनके बारे में जानकारी मिलती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तो तंबाकू। हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा यह भारत में लाया गया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था तो उनको श्रमण कहा गया है, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहा गया है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में या सूचना दी गई है तो वह है ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। याद कर लीजिए, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहे जाते हैं तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं है क्योंकि यह बाद में है और इसमें जादू टोना यानी ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा हुआ है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं तो वह है मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय यानी व्यापार क्या था तो वे पशुपालक थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ तो यह सामवेद को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता किसको कहा गया है तो मनु। इन्होंने क्या लिखा, मनु स्मृति। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था तो वह उस समय था गोधन यानी गाय। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है तो वह है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था तो वह है प्रकृति यानी नेचर की उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वह है इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है तो वह है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय यह कहाँ से लिया गया है तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए तो पंजाब के सप्त सिंधु प्रदेश में यानी सिंधु की घाटी में। वेदों को अपौरुष से कहा गया है, क्यों, क्योंकि वेद मानव के द्वारा नहीं, यह भगवान के द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, उनका नाम था उलूक कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, इनका नाम था जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनाद और मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक तो वह थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो उनका नाम है बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है तो वह है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको कहा गया 10 राज्य युद्ध किसके तट यानी किस नदी के तट पर लड़ा गया था तो वह था परूसनी नदी। तो परूसनी तो इसका हिंदी में आज का नाम क्या है तो यह व्यास है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या कही गई है तो वह 1/6 इसको उचित माना गया है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है तो यह काल है, इसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से
उदित हुई थी, यानी सामने आई थी, वह था धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है, क्यों है? क्योंकि वह यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है, और यह कहा जाता है कि यह एक संधि पत्र है। और कहाँ से मिला? तो एशिया माइनर यानी आज का तुर्की। गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित एक मंत्र है, यह किस पुस्तक में? तो यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कहाँ? तो तीसरे मंडल में शायद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो यह स्वर्ण आभूषण था। योग दर्शन के प्रतिपादक तो ये पतंजलि थे। क्या नाम है? पतंजलि। और उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वह सिंधु, और पवित्र नदी सरस्वती। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे तो केकय के, कहाँ के? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वह है कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो यह अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, उसका नाम है सांख्य दर्शन। भारत के ओर किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? वह है अतरंजी खेरा जो यूपी में है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह सामवेद, क्योंकि सामवेद में सब कुछ पद था, लेकिन यह गायन के रूप में है। किसमें? तो सामवेद में। डैश प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है, तो वह भागवत ग्रंथ है, भागवत गीता। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो वह मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो यह मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? तो वह गणतंत्र, जैसे लिच्छवी या वज्जी कहिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य। किनका सांख्य? तो कपिल का सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई? तो यह वैदिक युग में। इसको क्या कहा गया? षड्दर्शन। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया? तो वो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक। क्यों? क्योंकि इन सब को एक ऋषि थे, उन्होंने लिखा था, उनका नाम क्या हो? कमेंट कीजिएगा। इस वेद में जादुई माया, वशीकरण यानी ब्लैक मैजिक का वर्णन है, तो वह है अथर्ववेद। आर्य शब्द क्या है? तो यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी रचित है? तो वह है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वेद का नाम है अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? उसको कहा गया है विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो यह उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इन सब तरह का कोई व्यवस्था न था। अनुलोम विवाह का अर्थ कि उच्च वर्ण का पुरुष होगा और वह निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेगा, तो वह अनुलोम विवाह है। और प्रतिलोम विवाह यानी इसका अपोजिट, इसमें उच्च वर्ग की नारी हो जाएगी और पुरुष जो होगा वह निम्न वर्ग का होगा। वैदिक युग में यौ को क्या कहा जाता था? यह जौ। और व्रीहि यह चावल का नाम है। और अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। और प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, इनका नाम है पाणिनि ऋषि। और कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वह है मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो वह है मत्स्य पुराण, और इसका संबंध किससे है? सातवाहन से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वह है सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब कहिए उसको। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना, माने जिसके बारे में 250 सूक्तों की रचना कर दी गई थी।
तो ऋग वैदिक काल के सबसे महान देवता कौन थे? तो इंद्र थे। और बाद में उत्तर वैदिक काल में यह स्थान किसके यहाँ चला जाएगा? तो प्रजापति के हाथ में आएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो यह है अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो यह मैत्रायणी संहिता, यानी उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में गिरावट आ गया। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा? तो प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या 16 होता है। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो 3 ऋण में मातृ ऋण। तो कौन कौन? पिता ऋण, गुरु ऋण और अतिथि ऋण। ऋग वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो उसको क्या कहा गया है? OCP, यानी गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति उसको क्या कहा गया? यह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है, यानी पॉलिश ग्रेन और बाद में बताएंगे, नहीं याद है अभी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका नाम है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध नहीं करने लायक शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो यह गाय के लिए किया गया है। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो यह है वरुण देवता। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण देवता। 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो यह थे विष्णु भगवान। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है और पारसियों का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। डैश एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो यह कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। कौन? तो ऋग्वैदिक नहीं, यह लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल की घटना है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिखा था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 228। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? तो यह पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पर एक इन्होंने टीका लिख दिया था, यानी टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो उनका नाम है ऋषि गौतम रहु गण। अब आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यह हम लोग का इतिहास का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग वन लाइनर के रूप में समस्त इतिहास को ख़त्म करेंगे और इससे इतना हो जाएगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हम लोगों का इतिहास का क्वेश्चन गलत न होगा। तो आज हम लोग महाजनपद काल के बारे में देखेंगे, जिसका समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व का काल है। यानी हम लोग पहले क्या देखें? सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम लोग देखें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और आज हम लोग देखेंगे अभी महाजनपद काल। तो हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो यह है अजातशत्रु। महाजनपद काल का मतलब क्या? इस समय देश में 16 महाजनपद का विकास हो चुका था और उसी में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन? तो मगध का अस्तित्व आएगा। तो उसके बारे में तो पूरा इतिहास पढ़ना ही रहता है। तो यह कुनिक किसको कहा गया? अजातशत्रु, जो हर एक वंश का राजा था और यह बिंबिसार का पुत्र था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वह उदयन था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और वह काक वर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध था? तो वह था कालाशोक। तो पहला किसके समय? तो वह अजातशत्रु के समय। कहाँ? तो राजगृह में आयोजित किया गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनका मृत्यु कहाँ हो गया? बेबीलोन में।
सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो वह झेलम। किस मृद भांड या पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? तो वह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन यानी NBPW। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? इनको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक तो महापद नंद था। और ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो वह था घनानंद। और घनानंद किसका? तो सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर की सेना तो मगध आ न सकी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो वह ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा? तो वह यूनानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के खमनी या हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? उसका नाम था डेरियस या दारा फर्स्ट। हाइडेस्पस या बीतस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व किनके शासकों के बीच? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व की बात है। मगध की प्रथम राजधानी तो वह गिरिव्रज या राजगिरी थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उनका नाम था उदयन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो वह बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह घनानंद यानी नंद वंश का यह अंतिम शासक था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो वह 6ठी ईसा पूर्व। अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? तो वह कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन में किया था उसका नाम था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध लड़ा? तो वह वज्जी के साथ यानी वैशाली। कितना दिन? तो 16 वर्षों तक। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला यंत्र जो हम लोग बाहुबली में देखे थे वही दोनों है यह नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो किसने? तो अजात शत्रु ने किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वह घनानंद। भारत में सिक्कों यानी मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग और यहाँ के महत्वाकांक्षी राजा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? उनका नाम था अवंती के राजा थे। कौन? तो जीवक। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह शिशुनाग यानी नागवंश। तो मगध का क्रम देख लीजिए। सबसे पहले हर्यक वंश जिसका संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। और इसके मुख्य 3 राजा बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। इसमें बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर देगा, अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र कौन? तो उदयन करेगा। और हर्यक वंश के बाद में आता है नागवंश जिसमें 2 राजा, सबसे महत्वपूर्ण उसमें एकमात्र कौन है? तो कालाशोक है, जिसके समय में दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। उसके बाद तीसरा वंश कौन है? नंद वंश, जिसमें के संस्थापक कौन? तो महापद्म नंद। और उसका पतन कब होगा? घनानंद के समय, जब मौर्य वंश की स्थापना होगी। कौन करेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का पतन कब होगा? तो बृहद्रथ नामक राजा की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाएगी, तब देश में शुंग वंश की स्थापना होगा। और शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग था। और उसके बाद में कुछ दिन के लिए कौरव वंश जिसमें सुशर्मा राजा होता है, और फिर सातवाहन। ये दक्षिण की ओर चला जाएगा ये क्षेत्र। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो उसका नाम था बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? कौन? शिशुनाग। तो वह काशी को न मिला पाया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंदवंश का। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक
शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन था? तो यही मगध की बात हो रही है। डैश एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं रहा तो उसने भारत को यूनानी रियासत बनाया, ऐसा नहीं हो पाया। डैश राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी तो मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो लिच्छवी यानी वैशाली की बात हो रही है। किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो वह था बिंबिसार हरेक वंश का। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो वह था महापद्मनंद। डेरियस या दार या बाहु फर्स्ट 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसको 360 टैलेंट प्राप्त होता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ था धनी किसान। मगध के किस आरंभिक राजा या शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी वह मारा गया था? कौन था? तो प्रीतिहंता वंश, इसीलिए इसको कहा जाता है यानी हरेक वंश का राजा। नाम अजात शत्रु, इसका पुत्र उदयन, पिता बिंबिसार। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया? डेरियस। और हाइड स्पीच तो ये जानती ही है, सिकंदर एवं पुरुष के मध्य लड़ा गया था और सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में भारत पर हुआ था। तो यह मगध जनपद है काल से संबंधित कुछ फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग एक नए रूप में पढ़ रहे थे, जिसमें क्या था कि हम लोग वन लाइनर के रूप में देख रहे थे। इससे यह तय हो जाएगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बिहार एसएससी या बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा या बिहार दरोगा का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या कोई भी किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन आपका गलत न होगा, क्योंकि यह रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, फिर दूसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा? तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में यानी आर्यों का आगमन। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने महाजनपद काल के संबंधित फैक्ट देखे और अभी देखेंगे हम लोग धार्मिक आंदोलन यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक की घटना, यानी इसमें मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ में ही कुछ अन्य धर्म जैसे चरवाक की संहिता हो गई, चाहे आजीवक संप्रदाय मोखलीपुत्र गोसाल के द्वारा बहुत सारे धर्म आय का उत्थान हुआ था। तो शुरू करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। पहला कौन? ऋषभदेव। अंतिम कौन? भगवान महावीर। और 23वें कौन? तो बार बार पूछता है, नाम है उनका, क्या नाम है? तो नाम उनका परशुराम। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो यह कुशीनारा यानी कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नाम था उनका धर्मपाल, जो गोपाल वंश से संबंधित थे, पाल वंश से, और इस पाल वंश के का संस्थापक तो गोपाल था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक। पहला किसके समय? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वह पाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ यानी वहाँ पर प्रचार हुआ? नाम है अशोक। सांची क्यों विख्यात है? तो यह सबसे बड़ा क्या है? तो बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्री गोत्र था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? लास्ट, तो नाम था उसका सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? बताइए। तो वह है, ऑप्शन में नालंदा रहा होगा, लेकिन सबसे प्राचीन कौन था? तक्षशिला। किस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली में ही सबसे अधिक प्रचार किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये महावीर यानी जैन धर्म से संबंधित, और इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो नाम था ऋषभदेव। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? उस समय हरेक वंश का राजा
बिंबिसार हुआ करता था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है, तो यह बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह गया यानी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, क्योंकि पहली बार किसी ने ब्राह्मणों को ही ज्ञान दे दिया। बौद्ध धर्म ने समाज के डैश वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, और इसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में। और भिक्षुणियों को अपने संघ में आने का लिए जो संविधान में संशोधन कहाँ किया गया? तो वैशाली। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? उसका नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम वर्धमान था। महावीर यानी जैन धर्म वाले, और बौद्ध धर्म वाले भगवान बुद्ध तो ये सिद्धार्थ थे। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों ने, या कहेंगे सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो वे 24वें थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। कुछ भी करेंगे लेकिन हिंसा न करेंगे। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो भगवान महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? उसको कहा गया है कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली यानी बिहार में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित हुआ? तो यह कुंडलवन जो कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो यह पाटलिपुत्र अशोक के समय में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई? तो वह पाटलिपुत्र में। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो राजगिरी में। कौन सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? उसका नाम है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? तो वह हिंद और यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उसका नाम जमाली, जो उनका दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? उसको कहा गया है सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? तो उसका नाम महाकश्यप था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। कौन ऐसा था? तो वह देवदत्त था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? तो सातत्वों ने। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो किसी को नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक था। साम्यवाद सिद्धांत है किसका? तो यह जैन धर्म का है। साम्यवाद नहीं, स्यादवाद। इसमें है कि जो बहुत सारे व्यक्ति है उसके लिए सही तो बहुत कुछ हो सकता है। आजकल ही टीवी पर लाइव डिबेट में देखते हैं, कोई कुछ कहता है कि बहुत बड़ी सफलता, कोई कुछ कहता है अब तक की सबसे बड़ी असफलता, कोई कहता है कि भाई यह मिला जुला है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो वह विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मंशाप्त से तो यह स्थूलभद्र, यानी इनके कारण ही क्या हुआ कि जैन समुदाय में बंटवारा हो गया। कैसे? मगध में यानी पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा, तो उस समय राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के साथ ये लोग दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ कहाँ जाएंगे? तो कर्नाटक।
वहीं पर बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन त्याग देंगे। उसको कहा गया है संलेखना विधि, यानी खाना पीना छोड़कर। तो जो भद्रबाहु के अंदर गया था वो लोग क्या थे, वे लोग दिगंबर थे, यानी कि उनका वे लोग कपड़ा नहीं पहनेंगे, उन लोगों का तो कपड़ा अंबर ही है। और जो मगध में रह गए ये लोग बदल गए। और मगध में किसके नियंत्रण में रहे लोग, तो यहाँ के प्रमुख पृष्ठ थे, यानी प्रमुख धर्माचार्य, उनका नाम था अस्तुलभद्र। और ये लोग कपड़ा पहनना शुरू कर दिए तो ये लोग श्वेतांबर हो गए। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो उसका नाम नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, हाँ प्रथम ठीक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ, तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृत भाषा है और लिपि अर्धमागधी ही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों का बोध कराता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की, तो कश्मीर में जो कनिष्क के काल में हुआ चौथा था उसका अध्यक्षता वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष असु घोष थे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। मिलिंदोपन हो, यानी मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है, तो बौद्ध भिक्षु का नाम नागसेन था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना गया है, तो इनका नाम है पद्मपाणि। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था, कि महायान और हीनयान, महायान इन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान बना दिए, इन्होंने मूर्ति रूप में पूजा आरंभ कर दिया, लेकिन हीनयान यह उनको विद्वान मानता था, बस वो पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम, सबसे पहला राजा अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्ठ। डैश त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो जातक, यानी विनय पिटक और सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये सब विनय पिटक है, लेकिन जातक तो पुनर्जन्म की कथाओं का संकलन है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो नाम है इनका ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो वह पावापुरी में, यानी पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था, तो नाम था उनका सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, तो वह जैन धर्म से है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो भद्रबाहु है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता, इनका नाम था हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो नाम उसका भगवती सूत्र। और बुद्ध पूजदेव बौद्ध धर्म संबंधित, तो अंगुत्तर निकाय। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में जोड़ा है, महाव्रत के रूप में, तो वह कौन था, वह था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो यह गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। इसके बाद कोई इसका संरक्षक न मिला, अतः इसका पतन हो गया। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे, तो ये शाक्त क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखकर बदला, तो वे बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, किसको, बुद्ध चरित्र को, यह बौद्धों का रामायण है। के रचनाकार, तो इनका नाम है असु घोष। ये तो थे पहले पाटलिपुत्र को, लेकिन जब पाटलिपुत्र पर कनिष्क ने आक्रमण किया था तो इनको भी पकड़ कर ले गया, या ये अपने साथ स्वयं इच्छा से चले गए होंगे। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं, इनका नाम है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, इसका नाम है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, नाम है इनका मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, तो कनिष्क के काल में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। आगे देखिए, भारत में यहाँ भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, भारत के दक्षिण में, तो हीनयान।
भारत के उत्तर की ओर के देशों में, भारत के उत्तर में कौन है तो तिब्बत, चीन के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है तो 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था तो बंगाल के पाल शासकों ने। अनेकांतवाद किसका कोर यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है तो यह जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है तो यह बाहुबली के यह है महामस्तकाभिषेक। जो हम लोग दक्षिण में गोमतेश्वर की बड़ी मूर्ति देखते हैं उसकी बात हो रही है। तो यह इस प्रत्येक 12वें वर्ष इसका क्या होता है तो महामस्तकाभिषेक किया जाता है। जो भारत के सबसे बड़ा मूर्ति है जो 51 पत्थर से बना हुआ है तो वह किससे संबंधित तो बाहुबली से। और महाभिनिष्क्रमण तो भगवान बुद्ध घर का त्याग कर दिए थे। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसे क्या कहा, उसे जातक कथा कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है तो यह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था तो यह बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु तो अलार कलाम, ये कहाँ गुरु थे, वैशाली में मिले थे। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी समानता है तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई तो कुशीनगर में। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था तो यह पाटलिपुत्र में था। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है तो वे ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी तो पावापुरी में। तो यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण फैक्ट था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो कुछ अगले फैक्ट के साथ। तो अब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग मौर्य काल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो यह भी एंशिएंट हिस्ट्री का जो हम लोग का काल चल रहा है जिसमें सारे के सारे फैक्ट ऑनलाइनर के रूप में दिख रहे हैं। उसी में आज हम लोग मौर्य काल में आ गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखा था। तो यह कैमा होगा, यह 5वां वीडियो हो या 6ठा वीडियो होगा। तो देखते हैं चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य यही तो मौर्य वंश के सब करता धरता या सब कुछ थे, इन्हीं के तो उपज चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यह विष्णुगुप्त का ही अन्य नाम है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो यही कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी तो वह अशोक था। मौर्य वंश इसमें 3 प्रमुख राजा होते हैं। संस्थापक इसका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा महान राजा जो पहले चंड अशोक था बाद में महान अशोक होगा, और सबसे अंतिम बृहद्रथ जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाएगी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, नाम था कारुवाकी। और यही वह कारुवाकी था जिसने क्या किया, इसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए प्रकृति का प्रयोग किया है। किसका तो प्राकृत का प्रयोग किया है। यह क्या है तो यह अर्धमागधी भाषा है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो तक्षशिला। क्यों, पहले वहाँ का गवर्नर सुसीम था लेकिन सुसीम से कंट्रोल ना हुआ तो अशोक को जाना पड़ा। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादसी था तो वह मौर्य सम्राट अशोक का नाम है। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यानी जो विकल्प होगा उसमें मौर्य रहा होगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी तो उसका नाम चाणक्य था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है तो यह बौद्ध कला का है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, नाम था इनका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो पन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक तो यह विशाखदत्त था। कौन तो मुद्रा राक्षस के लेखक।
विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भर संधियों के बारे में बताया गया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, तो वह अशोक था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका, तो चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ, तो मौर्य का। मौर्यों का प्रतीक चिन्ह मयूर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। क्या वर्णन क्या है उस किताब का नाम, तो मुद्रा राक्षस। और वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो वह नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वह राजनीतिक नीतियाँ है उसमें। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यह विकल्प में होगा लेकिन सबसे पहले कौन, तो उज्जैन स्थापित किया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था किससे, तो लकड़ी का था। बराबर यानी जो गया जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन था, वह भाभरू स्तंभ है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है जो कहाँ है, तो उत्तर में कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप, खोजने वाला टिम पेंथलर। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो शिलालेख नंबर 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया, तो 305 ईसा पूर्व की बात है। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो वह अशोक है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग है, तो वह मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त रचित है। अशोक के जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह कब के हैं, तो वह दूसरा और 13वां है। किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख है, तो मस्की में है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया, तो अशोक। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग होता है, तो अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो वह उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोली बुरोथा कहा, तो उसका नाम था मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था, तो सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था, तो गुप्तचर का नाम था गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो उसका नाम था तिस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो वह है परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, यह आषाढ़ यानी जुलाई से। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत तो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, उसका नाम था ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में पाया गया, तो वह है अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म पत्थर अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में
तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया, यानी कि बात हो रही जो अशोक स्तंभ है वह कहाँ से लाया गया, तो मिर्जापुर के समीप चुनार के खदान से बनाया गया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, तो मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब व दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, तो उसका नाम है बिंदुसार, अशोक के पिताजी। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वह है 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत का नाम क्या था, तो उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने क्या घोषणा किया कि वह सभी मनुष्य जो उसके हैं उसके बच्चे हैं, किसके, तो अशोक के, तो यह पृथक कलिंग शिलालेख है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो कलिंग का पृथक अभिलेख है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, वह छठा शिलालेख की बात कर रहा है। कौन आरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है, तो प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तुक, यानी प्रादेशिक सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा युक्तुक और सबसे छोटा युक्तक। विष्टि है तो बेगारी, बेगारी को क्या कहा गया, विष्टि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है, तो यह महास्थान बांग्लादेश में है, यानी शाहगौरा उत्तर प्रदेश, दो जगह, महास्थान बांग्लादेश और शाहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान, सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो वह लिपि खरोष्टी है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो सेरेकुना यानी कंधार अभिलेख है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो वह मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, तो वह बिंदुसार के शासन काल में। अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो वह गुर्जरा अभिलेख में। तो हम लोगों ने आज मौर्य के बारे में संपूर्ण फैक्ट जो 91 क्वेश्चन में था उसके बारे में जाना। अगली बार हम लोग एक अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। मौर्यों का पतन कब होता है, तो बृहद्रथ इसका अंतिम राजा होगा, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति है उसने कर दिया। इसके बाद भारत में शुंग वंश की स्थापना होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य उत्तर अर्थात गुप्तपुर, यानी मौर्य के बाद और गुप्त वंश से पहले का एज, जो 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व के बीच का समय है। तो देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की, तो उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, तो वह सेनापति था। कन्नौ या कानव वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव। और कन्नौ वंश का एक राजा होगा, उसका नाम था सुशर्मा होगा। सातवाहन यानी कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो वह सिमुक। और सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अंदर, तो मौर्यों के अधीन। सातवाहनों में ही आपको नाम मिलेगा जो उसमें पहले उनका माँ का नाम और फिर उसके बाद उनका नाम, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। आगे देखिए, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध यानी बौद्ध धर्म स्वीकार किया यानी बौद्ध बन गया, तो वह कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है, तो यह भारत और ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी, तो यह पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, तो पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो यह कनिष्क के थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। और भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो उसका नाम था इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, तो वो संग्रहालय है मथुरा संग्रहालय।
किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के वह भी शुद्ध रूप में जारी किए, यानी सर्वाधिक शुद्ध सिक्के? तो यह कुषाणों ने। सबसे अधिक गुप्तों ने। सबसे पहले हिंद यवनों ने। सातवाहनों के समय मुद्रा में सर्वाधिक किस धातु का उपयोग हुआ? तो सातवाहनों ने सीसा का सबसे अधिक प्रयोग किया था सिक्का के रूप में। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो उसका नाम था नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो नाम था इनका सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? यह कनिष्क ने आरंभ करवाया था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? नाम था उनका कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये कनिष्क के दरबार के शोभा थे। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। बात कब की है? तो कनिष्क के शासनकाल की है। इस समय शक संवत आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है यानी पंचांग है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो यह पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। कौन? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वह वास्तु कला में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश से। और राजधानी कहाँ था? तो उसको पैठान कहते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी? तो यही पैठन या प्रतिष्ठान। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख। इसको रानी का भी अभिलेख कहते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो उनका नाम है हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। प्राकृत। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्ट्रियन या ग्रीकों ने। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो यह 58 ईसा पूर्व की बात है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहनों को। इसी को क्या कहा गया? तीनों समुद्र का स्वामी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो यह कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कन्नौ वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेंचाओ ने। कौन? पेंचाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। किसने किया? तो कुषाणों ने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसको गांधार कला कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगीति उसी के समय कुंडलपुर यानी कश्मीर में हुआ था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो नाम था उसका उस समय गंदो फर्निच। यह सीरिया का राजा था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो वह था कॉडफिसस II। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। त्राता यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो वो शक थे। छत्र प्रणाली मतलब क्या? जैसे आज में राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का सरकार और केंद्र में जो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है उसका सरकार। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक और अंत में कुषाण। शकों का ही अंतिम पीढ़ी था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था किसका? तो भारत का क्षेत्र बैक्टीरिया के अंतर्गत चला गया था। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका नाम था कर्षापर्ण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ? तो नाम था तमिलों एवं चेरों का। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन असत्य यानी मौर्य काल का यह बंदरगाह नहीं था कोचिन। तो कौन कौन रहा होगा? तो भृगु कच्छ, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। किस स्थान को
प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडके नाम से संबोधित किया गया है, तो अरिका मेडू। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी, तो डेमेट्रियस ने। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया, तो मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, तो अशोघोष। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी, तो कुषाण। यानी रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर रोमन में भी सीजर का यानी कैसर की उपाधि था, तो उस तरह भारत में भी कुषाणों ने भी अपने लिए क्या किया, तो शासकों में कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की, तो बृहद कथा। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो नाम था इनका कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था, तो यह चेदी वंश से संबंधित था। तो इसी के साथ मौर्य काल भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो गुप्त वंश के बारे में और इसी तरह फैक्ट देखेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सॉरी, यह मौर्य नहीं था, यह मौर्योत्तर था, यानी इससे पहले मौर्य बना चुके हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से इतिहास का जो अध्ययन है वह भी शुरू कर रहे हैं। तो इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले तो उसका जानकारी का स्रोत, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐतिहासिक पुरुष आज भी जिंदा हो और वो हमें सब कुछ बता दे, नहीं है। कुछ सामग्री लिखित रूप में है तो वह भी लिमिटेड है, क्योंकि लिखित सामग्री तो भगवान बुद्ध के बाद ही उपलब्ध हो पाया है। उससे पहले के सारे सवाल अलिखित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लिखित स्रोत हैं तो वह क्या उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और उससे पहले तो लिखने आता ही नहीं था किसी को। और कहीं कहीं कुछ पेंटिंग है, जैसे कि बाघ पेंटिंग बाघ रॉक्स में है या बहुत सारे जगहों पर है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, या उससे पहले और पीछे जाएंगे उस समय का मानव जंगली मानव था। उस समय के हथियार या पत्थर उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए जो पदार्थ थे उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग कहाँ कहाँ थे और क्या क्या करते हैं। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोगों को उसके जानकारी का स्रोत पढ़ना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास देखेंगे। इसमें क्या होगा, तो यहाँ देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई। कौन कौन? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो देखते हैं कि धर्म ग्रंथ में कौन कौन सा है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है। और जिसके संकलनकर्ता किनका नाम है, तो इनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्यों? क्योंकि यह भगवान के द्वारा इनकी रचना की गई है। वेद चार हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। वहीं अथर्ववेद को हटा दीजिए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर तो यह वेद त्रयी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बार बार ईसा पूर्व और ईस्वी का नंबर आता है। सिंपल एक कट ऑफ डेट है, मतलब ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं, उसको 0 मान लीजिए। ईसा मसीह से जन्म के पहले की घटना और जन्म के बाद की घटना। जो जन्म के पहले की घटना है वह क्या लिखा जाएगा, वह ईसा से पहले यानी ईसा पूर्व। और जन्म के बाद की घटना है वह ईस्वी, जैसे आज 2020 है, तो यह भगवान ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। बस सिंपल इतना ही याद रखिए, उससे ज़्यादा याद रखने का कोई आवश्यकता न है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद, सबसे अधिक ऋग्वेद से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और ऋग्वेद का भी जानना आवश्यक है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं।
1028 सूतक हैं जो वालखिल्य पाठ के 11 सूतकों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा गया? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि इसको कहा गया होत्री। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे संगम काल से संबंधित कुछ फैक्ट। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि जो भी प्राचीन काल के जो फैक्ट हैं वह देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? यानी ये क्वेश्चन आता है कि पत्नी पूजा किसने शुरू किया था? कौन था? उसका नाम था सेन गुटवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो वह जैनियों से संबंधित है, यानी जैन धर्म से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से, यानी जीवक चिंतामणि जैन धर्म से और शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? उसका नाम है तोलकपियम। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण और काव्य से है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? तो यह तमिल भाषा में है। क्या? तो कूरल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? तो जो संगम काल है जिसमें संगमों का आयोजन हुआ था तो किसमें? तो वह पांड्यों के काल की बात है। और किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो उसका नाम था मामूल नार। क्या नाम है? मामूल नार। कपाटपुरम या औल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है तोलकपियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, अर्थात उन्हें आर्य बना दिया? यही अगस्त। पहले और दूसरे के अध्यक्ष यही अगस्त ऋषि थे। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोम सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुर की रचना कूरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो यह क्या है? तो यह तमिल भूमि का बाइबिल है। तमिल जो काव्य है का इलियड कहा जाता है किसको? तो वह है शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कौन? तो वह मणिमेखलई को कहा जाता है। पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो यह कारिकल ने किया था। और मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यह चेरो का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो यह कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है। प्लिनी के ग्रंथ एक एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ क्या नाम था उसका? पता ही नहीं किसने लिखा है, लेकिन किताब उपलब्ध है। उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो वह था कोलचय। क्या नाम था? कोलचय। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को कहा जाता था? उसका नाम था वीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के समान है? तो वह है स्कंद यानी कार्तिकेय। और संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह राजा के लिए। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो वह है तोलकपियम। अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है, जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी
गुप्त काल से संबंधित जो फैक्ट के रूप में आता है क्वेश्चन बार बार, उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त ने। और गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो कौन? तो वो थे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? नाम है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वह था स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? यह गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वे चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वह भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त II के समय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कब? तो गुप्त काल की बात है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन II किस वंश का शासक था? तो वह वाकाटक वंश का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो नाम था उनका समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो नाम है कहौम स्तंभ लेख। कहौम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह बात है बोधगया की। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो यह गुप्त काल की घटना है। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन के बाद। और गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वे विष्णु थे। चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह 4वीं सदी की बात है। फाहियान और ह्वेनसांग ने राज्यों को देखा कहाँ? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। धर्ममंत्री थे तो वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे और वे प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो यह 16, 17 और 19 नंबर गुफाओं का निर्माण अजंता में, जो गुफा नंबर 16, 17, 19 है, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस दरबार के से जुड़े थे? यानी शासक की बात हो रही है तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ संलग्न थे। गुप्त संवत, जिसको 319 से 320 ईस्वी के आरंभ में जारी किया गया था, इसको जारी करने का या इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह चंद्रगुप्त I। चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? यह गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा हो उसको क्या कहा जाता था? उसको दिनार कहा गया। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? नाम है इनका कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो यह गुप्त काल में
और किसने, तो कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह गुप्त काल की है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, यह बात गुप्त वंश की है। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो उस पर चंद्र लिखा हुआ है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक है, तो वह अनिमित्र है। अनिमित्र इसका नाम है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो वह है प्रयाग प्रशस्ति। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो यह गुप्त काल की बात है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया, तो यह था गुप्त काल। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं, तो बाघ, जिला धार। और गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया, तो 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। बाल विवाह का आरंभ कब हुआ, यह भी गुप्त काल में हुआ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से। किससे, तो एरन अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो नाम है इनका कुमारगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था, तो ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो वह उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है, तो यह गुप्त युग को माना जाता है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया, तो वह है समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो आर्यभट्ट थे। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वह रामगुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया, नाम है समुद्रगुप्त। सर्वराजोक्षेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की, तो समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह III को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया, तो नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई, तो नाम इनका स्कंद गुप्त ने करवाया था। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी वंश के राजा लोग। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, उनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है, क्योंकि उसकी उरंग रोधकता के कारण, यानी कि उसमें जंग आज तक नहीं लग पाया है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकन का। दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, वह है बाह की गुफाएं। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित था, तो यह उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो समुद्रगुप्त। अब इसके बाद में हम लोग उत्तर गुप्तों के बारे में देखेंगे। तब तक धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे अभी उत्तर गुप्त काल के बाद में, यानी कि जब गुप्तों का पतन हो जाता है उसके बाद एकमात्र जो अगर कहा जाए कि प्रमुख राजा तो कौन थे, तो हर्षवर्धन, और उसका छोटे छोटे राज्यों का ही काल रहा और अंततः मुस्लिम आक्रमणकारी ही भारत पर चले आते हैं। तो देखते हैं थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की, तो ये पुष्पभूति वर्धन इनका नाम ही था।
कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई तो वजयंती या वनवासी को। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो नाम है हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वान भट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो नाम है ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट, जो पल्लव राजा था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो नाम है इनका हर्षवर्धन। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह ऐहोल अभिलेख से मिलती है। प्रतापशील, हूनहरनी, केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ किसकी थी? तो नाम इनका प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह कन्नौज में स्थानांतरित किया। सकलोत राथपथनाथ किसे कहा गया है? तो इनका नाम है हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? नाम है इसका शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो हर्षवर्धन के नर्मदा चढ़ाई को विफल कर दिया। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो नाम है कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो वान भट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो यह प्रयाग में करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वह हरियाणा में है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ है। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन II की हत्या किसने की? तो गौर नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो उसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो वह मथुरा था। कवि बाण भट्ट निवासी था कहाँ का? तो थानेश्वर के। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया कहाँ कहाँ? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? तो हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो नाम है उनका हर्षवर्धन ने किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है क्योंकि उनकी रचना सीयू की। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वह वातापी अर्थात बादामी का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लमी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो वल्लभी नरेश से किया जो उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। किसके? तो ध्रुवसेन II, यानी उसकी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश, तो पुत्री का नाम ध्रुवसेन II था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो नाम है उनका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार वर्णन किया? तो उसका नाम था हुआंग वेन त्से। आगे बढ़ते हैं। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया है? तो नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्ष रहा? लगभग 15 वर्ष। ह्वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो जगह का नाम है कन्नौज। कुंभ मेला को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन को।
नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? तो हर्षवर्धन। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त अनुदान। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग हुआ था तो खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशयों की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10 थी और मौखरी शासकों की राजधानी थी तो कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा में देख लेते हैं कि जो हम लोग को प्राचीन मध्यकाल में छूट गया होगा। जैसे किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। वो क्या उदाहरण है? उसमें महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों का कब्र मिलता है। किस पूरा पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो नाम है पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहला। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित को माना गया है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने। विक्रम संवत आरंभ हुआ तो 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे तो शिकार। किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सॉरी, किसको यानी कि किस काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो यह है ताम्र युग को। और स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं तो उनका नाम था भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी मिलिंद हो, इसमें तो केवल वर्णन ही है। इसका तो मिनांडर का क्वेश्चन है और नागसेन का आंसर है बस। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज तो उसको कहा गया क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की आरंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो उस जगह का नाम है अरिक मेडू। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी लिपि। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो नाम है रुद्र दामन के अभिलेख जो जूनागढ़ का है। कौन सा बंदरगाह पोडे के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण में मिलता है, जिसको एक अज्ञात लेखक ने लिखा है? तो उसमें अरिका मेडू का वर्णन है। ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मालती माघव के लेखक थे तो भवभूति। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो यह हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु व झेलम के मध्य। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो नाम है चार्ल्स विल्किंस। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वह सोहगौरा ताम्रपत्र जो अशोक के द्वारा जारी किया गया। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह खरोष्टी लिपि। एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, उसको कहा गया है मणिग्राम। पुलकेशिन एक का वादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यानी पुलकेशिन एक का क्या है? शिलालेख है कहाँ? वादामी का। वादामी या उसको कहिए वातापी या बदामी, जिस पर डेट है 465 लिखा हुआ है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या होगा? तो इसमें से प्लस हम लोग क्या जोड़ेंगे? 58 जोड़ेंगे, यानी 601 सॉरी 58 नहीं जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ा जाता है? अगर 465 है तो 601 यानी 601 माइनस 465 यानी इधर हो गया 35 और उधर हो गया 101 यानी कि 136 साल वह पीछे चल रहा था।
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। प्राचीन भारत में वैधेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो यह जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं तो भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। उन या उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो वह मिलिंदो पन्हु। तो इसी के साथ हम लोगों का जो प्राचीन भारत था उसका वन लाइनर के रूप में जो फैक्ट याद कर रहे हैं तो वह खत्म हुआ। अब इसके बाद में हम लोग मध्य युग में प्रवेश करेंगे। तब तक धन्यवाद।